टाइम। चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि लास्ट पार्ट के अंदर वैलेंटाइन ने जो नेगेटिव एनर्जी वाली सिन बनाई थी, जिसके थ्रू एक ऐसी वेव फैला करती थी जो कि हर किसी के अंदर गुस्सा भर दिया करती थी। उसी हादसे में किंग्समैन दी सीक्रेट सर्विस के एक हेड एजेंट यानी कि हैरी मारे गए थे और अब उनकी जगह मिल चुकी होती है एक्सी को, जो कि अपनी उसी टेलर शॉप के बाहर खड़ा होता है जिसके नीचे से निकलकर सीक्रेट सर्विस का रास्ता जाया करता था। तभी हम देखते हैं कि वहां पर चार्ली पहुंच जाता है। ये वही शख्स था जो कि किसी वक्त इसी सर्विस के अंदर बीइंग एन एजेंट बनने के लिए आया था, मगर इस वक्त वो एक रिजेक्टेड रिक्रूट के अलावा और कुछ नहीं था। चार्ली को यहाँ पर देखकर एक्सी को लगता है कि यहाँ पर कैसे, क्योंकि इसे तो मैंने मार दिया था। इतने में चार्ली उसे गन पॉइंट कर लेता है और उसे एक टैक्सी में बिठा देता है। वेल अब थे तो ये दोनों ही एजेंट, तो इन दोनों के ही बीच में मारा मारी कुटम कुटाई स्टार्ट हो जाती है। जहाँ एक तरफ तो चार्ली से शूट करने की कोशिश करता है, वहीं पर एक्सी उसके हर वार से बचने की कोशिश करता है। साथ ही वो उसे टैक्सी से नीचे फेंकने की भी कोशिश करता है, बट तभी हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि अब चार्ली के पास एक बहुत ही मजबूत साइबरनेटिक आर्म आ चुका होता है। यानी कह सकते हैं कि वो थोड़ा बहुत साइबोर्ग टर्मिनेटर सा बन चुका है। और टर्मिनेटर से मुझे याद आया कि मैंने ऑलरेडी 1 से लेकर 6 तक की सारी टर्मिनेटर की मूवीज काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखी है, बट नॉट ऑन हितेश नगर। These movies are available on my secondary channel called Franchisee Explainer। उस चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर उन वीडियोस को चेकआउट करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो लोग कमेंट सेक्शन में आकर कहते रहते हैं कि आपने टर्मिनेटर नहीं करी, टर्मिनेटर कब लाओगे, तो वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है भाई, जाकर देखो, बहुत अच्छी मूवीज है। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, चलती लड़ाई के वक्त चार्ली का वो साइबरनेटिक आर्म उससे टूटकर अलग हो जाता है, जिसके बाद एक्सी उस टैक्सी के साथ अपने सीक्रेट हेडक्वार्टर्स में आता है। लेकिन जिस टैक्सी के अंदर वो आया था, वो साइबरनेटिक आर्म वहीं पर पड़ा था और वहां से वो निकलकर उन्हीं के कंप्यूटर का एक्सेस ग्रांट कर लेता है और पासवर्ड को हैक करके उन्हीं के सर्वर से कनेक्ट हो जाता है। इसी के साथ साथ सर्वर पर जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी उस आर्म ने वो सब कुछ अपने अंदर कॉपी कर ली थी, जिनमें किंग्समैन के सारे सीक्रेट मिशंस और काफी खुफिया जानकारी मौजूद थी। मीनवाइल हम इस कहानी की लीड विलन को देख पाते हैं, जिसका नाम होता है पॉपी, और इसके ड्रग्स पूरे वर्ल्ड के अंदर टॉप लेवल की तबाही मचा रहे थे। पॉपी इस दुनिया के एक ऐसे आइलैंड में रह रही थी जो कि दुनिया से बिल्कुल अलग, दूर हटके और शांत था, जहाँ पर कोई भी पुलिस या फिर कोई सीक्रेट एजेंट आकर उसके काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकता था। ड्रग्स, गांजा, वीड और भांग, ये सारे इलीगल कामों को अंजाम देती थी पॉपी, और इसी बड़े कारोबार को उसने नाम दे रखा था द गोल्डन सर्कल, जिसके नाम पर हमारी ये मूवी भी बेस्ड है। ये जगह पूरी तरीके से पॉपी ने बनाई थी, एंड दैट इज द रीजन इस जगह का भी नाम था पॉपी लैंड। उसके कुछ रूल्स थे जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था, जिनमें धोखा देना शामिल नहीं था। वहीं पर हम चार्ल्स नाम के शख्स को देख पाते हैं जिसने पॉपी को धोखा दिया था, मगर इस बारे में ऑलरेडी पॉपी को पता चल जाता है। हालांकि चार्ल्स वहां पर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, वहां से भागता है, मगर तभी पॉपी के 2 रोबोटिक डॉग्स आकर उसका रास्ता रोक लेते हैं। तभी वहां पर पॉपी का एक एजेंट आता है, उसे उठाकर मटन चॉपिंग मशीन में डाल देता है, जिससे तो बेचारे चार्ल्स की चटनी बन जाती है। वही हम ये भी देख पाते हैं कि जिस शख्स ने उसे इस मशीन में डाला था, उसके सीने पर एक छोटा सा निशान गुदा हुआ था गोल्डन कलर का, जो कि इस बात का प्रतीक था कि वो पॉपी के लिए काम करते हैं। वही नेक्स्ट सीन में हम सीक्रेट सर्विस को देख पाते हैं, जहाँ इस वक्त चार्ली, रॉक्सी और साथ ही एक और पुराने एजेंट बैठकर एक्सी पर हुए हादसे के ऊपर चर्चा कर रहे होते हैं। उसी वक्त वहां पर मर्लिन पहुंच जाता है और बताता है कि जिस वक्त हमने वैलेंटाइन की सारी चिप्स को निस्तेनाबूद किया था, तो उन सभी लोगों के सर फट गए थे जिनके कान के पीछे उस चिप को लगाया गया था। वेल उस वक्त एक्सी ने चार्ली को एक इलेक्ट्रिक घूंसा मारा था, जिसकी वजह से उसकी चिप वहीं पर नाकाम हो गई थी, एंड दैट इज द रीजन जब मर्लिन ने सारी चिप्स को हैक करके उसमें बम फोड़ा, तो चार्ली उनमें नहीं मरा, बल्कि सिर्फ उसका एक हाथ ही डिस्लोकेट हुआ, लेकिन साथ ही उसके बोलने की शक्ति भी चली गई। लेकिन चलो इस हादसे की बात तो दूर रही, करंट सिनेरियो में जब एक्सी पर चार्ली ने हमला किया, तो आखिर उसे ये साइबरनेटिक आर्म मिला कहां से? तब यहाँ पर एक्सी और रॉक्सी को लगता है कि हो सकता है कि वो किसी अंडरवर्ल्ड के इंसान से मिल चुका हो और उसी ने कुछ उन्नत तकनीकों के साथ उसे एक साइबॉर्ग बना दिया हो। मीनवाइल हम पॉपीलैंड में देख पाते हैं कि जो भी शख्स उसकी टीम में शामिल होने वाला होता है, सबसे पहले तो कुछ खास लेजर से उसके फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए जाते हैं, और साथ ही उसके सीने पर 24 कैरेट का एक गोल्डन सर्कल भी बना दिया जाता है, जो कि इस बात का सबूत होता है कि अब वो शख्स पॉपी के लिए काम करता है। जिसके बाद हम स्वीडन का सीन देख पाते हैं, जहाँ एक्सी प्रिंसेस के मॉम एंड डैड से मिलने के लिए आया होता है। हालांकि एक तरफ तो जहाँ ये सब बैठकर आराम से अपना डिनर कर रहे होते हैं, वहीं पर रॉक्सी के ऊपर एक बहुत ही बड़ी मिसाइल आकर लगती है, जिसमें एजेंट रॉक्सी जान से मारी जाती है। उसका पूरा घर उसके अंदर तबाह हो जाता है। जिसके बाद इस हादसे के ऊपर एक और मीटिंग बिठाई जाती है, और यहाँ पर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि इस वक्त पूरे वर्ल्ड के अंदर टोटल 10 सीक्रेट एजेंट्स मौजूद हैं, जो कि अब धीरे धीरे करके मारे जा रहे होते हैं। और फाइनली एक मिसाइल आकर इनकी खुफिया हेडक्वार्टर्स को भी पूरी तरीके से मिट्टी में मिला देती है, जिनमें आखिरी बचे होते हैं सिर्फ एक्सी और मर्लिन। वेल इन सब के पीछे और कोई नहीं, पॉपी ही जिम्मेदार थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये सीक्रेट सर्विस किसी भी वक्त आकर उसके काम में अड़ंगा डाल सकते हैं। वही हम चार्ली को भी देख पाते हैं, और इस बात का अंदाजा हमें यहाँ लगता है कि चार्ली को वो साइबरनेटिक आर्म और किसी ने नहीं बल्कि पॉपी नहीं दिया होता है। और अभी जो इतने सारे ब्लास्ट और साथ ही इनके खुफिया हेडक्वार्टर्स को जो उड़वाया गया, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसे और कहीं से नहीं बल्कि उसी साइबरनेटिक आर्म से ही मिली थी, जो कि टैक्सी में उनके अड्डे तक पहुंच चुका था अपनी इसी कामयाबी के चलते, और दुश्मनों को रास्ते से हटा देने की वजह से वो काफी खुश थे। इसी वजह से पॉपी चार्ली को एक और नया और काफी ज्यादा एनहांस्ड एक और साइबरनेटिक आर्म देती है, जो कि पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर था। वहीं दूसरी तरफ हम एक्सी और मर्लिन को देख पाते हैं। एक्सी इस हमले से इस वजह से बच गया था क्योंकि इस वक्त वो स्वीडन में था प्रिंसेस के घर वालों से मिलने के लिए। वहीं मर्लिन इस हादसे से इसलिए बच गया था क्योंकि उसका परमानेंट एड्रेस किंग्समैन की सीक्रेट सर्विस में इनकोडेड था ही नहीं। वेल यहाँ मर्लिन एक्सी को बताता है कि हमारे सभी के सीक्रेट्स इस हाथ की
वजह से रिवील हुआ है। इस साइबरनेटिक काम ने हम सभी की खुफिया इंफॉर्मेशन किसी ऐसे शख्स तक पहुंचा दी जो कि हमारी जान के पीछे पड़ा था। ये हाथ रिमोट कंट्रोल्ड है, यानी कि इसे कंट्रोल किया जा सकता है दुनिया में कहीं पर भी बैठे हुए। अब क्योंकि इनके इतने सारे साथी मारे गए थे तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि जिसने भी काम किया है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग एक वाइन शॉप में पहुंचते हैं और एक स्टेटमेंट विस्की ऑर्डर करते हैं। तभी देखते हैं कि ये विस्की यूएसए केंटकी में बनी है। किंग्समैन हमेशा इस बात को जानते थे कि अगर सब कुछ मिट गया तो फिर भी एक और सीक्रेट बेस तो होना ही चाहिए, और उसी को फाइंड आउट करते करते ये दोनों ही केंटकी तक पहुंच जाते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं स्टेटमेंट विस्की की मैन्युफैक्चरिंग साइट पर। लेकिन तभी वहां पर एक शख्स उन्हें तहकीकात करते हुए देख लेता है जिसका नाम होता है टकीला, जो कि उनसे पूछताछ करता है कि आखिर आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी वहां पर उसी कंपनी से एक और शख्स पहुंच जाती है जिसका नाम होता है जिंजर, जहाँ पर हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि ये दोनों एजेंट और किसी के लिए नहीं बल्कि हैरी के लिए ही काम कर रहे थे। और इस वक्त भी हैरी जिंदा होता है। उसे जिंदा देखकर मर्लिन और साथ ही एग्जी को काफी खुशी होती है, मगर प्रॉब्लमेटिक बात तो ये थी कि इस वक्त हैरी की याददाश्त जा चुकी होती है, उसे कुछ भी याद नहीं होता है। तभी वहां पर टकीला बताता है कि आज से 1 साल पहले वैलेंटाइन ने जो नेगेटिव एनर्जी की सिम क्रिएट करी थी और जो कत्लेआम हुआ था उससे स्टेटमेंट विस्की की मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ 11 किलोमीटर दूर थी। और जब लोगों को पता चला कि वहां पर कुछ इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो ये दोनों ही फटाफट से वहां पर पहुंचे। ये दोनों एजेंट्स भी किंग्समैन के लिए एक सीक्रेट बेस बनाकर काम कर रहे थे। इनके पास एक खास जल थी जो कि चोट को बिल्कुल एज इट इज रख देती थी कुछ टाइम के लिए, यानी कि उसके प्रोसेस को रोक देती थी, जिसके बाद में उन्हें लैब में लेकर जाया जाता है और माइक्रोपॉड से उनके उस पूरे के पूरे जख्म को भर दिया जाता है। हालांकि इस टेक्नोलॉजी से हैरी की जान तो बच जाती है मगर उसकी याददाश्त इस हादसे में चली जाती है। जिसके बाद टकीला एग्जी की मुलाकात उनके सीईओ से करवाता है, जहां पर स्टेटमेंट उनसे पूछते हैं कि आखिर किंग्समैन पर ये हमले करवा कौन रहा है। तब वहां पर एग्जी कहता है कि कुछ टाइम पहले मेरे ऊपर चार्ली ने हमला किया था, जिसके पास एक साइबरनेटिक आर्म था। हालांकि उसके बारे में हमें कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन उसके ट्विटर हैंडल से हमें पता चला है कि उसकी कैली नाम की एक गर्लफ्रेंड है और कैली एक म्यूजिक फेस्टिवल में आने वाली है। तो अगर हम कैली को फॉलो करते हैं तो वहां पर हमें चार्ली भी मिल जाएगा। जहां पर स्टेटमैन उसकी बात सुनकर अपने एक और काबिल एजेंट विस्की को उसके साथ भेज देता है। व्हाट अ फनी इंसिडेंस, मतलब दारू की दुकान में काम करेंगे तो लोगों का नाम टकीला, विस्की, जिंजर, क्या और कुछ भी। वेल जोक्स अपार्ट, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी। जहां एक तरफ तो ये दोनों उस म्यूजिक फेस्टिवल के लिए निकले होते हैं, वहीं हम टकीला को देख पाते हैं जिसकी हालत इस वक्त बिगड़ती जा रही होती है और जिंजर बताती है कि इसकी ऐसी हालत किसी खास ड्रग्स को लेने की वजह से हुई है। मीनवाइल हम एग्जी को देख पाते हैं जो कि इस वक्त कैली के पास आ चुका होता है और उसकी बातों को ट्रैक करने के लिए वो एक ट्रांसमीटर उसकी बॉडी पर लगा देता है। जिसके बाद वापस से स्टेटमेंट विस्की के हेडक्वार्टर्स में आकर एग्जी चाहता था कि वो हैरी की याददाश्त को वापस लेकर आए, जिसके लिए वो एक छोटे से पपी को हैरी के हाथों में देता है और फिर उसे गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि इसे तो यहीं पर जान से मार देना चाहिए। वेल यहाँ पर वो उसे ये बात याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि किंग्समैन की ही फाइनल टास्क में उन्हें अपने करीबी कुत्ते को जान से मारना होता था। और तभी हैरी को क्लिक हो जाता है कि हाँ, वो खुद भी सीक्रेट सर्विस का ही एक एजेंट हुआ करता था। उसकी सारी याददाश्त वापस आ चुकी होती है, जिसके बाद एग्जी उसे हक करता है। काफी इमोशनल सीन था। उसी वक्त वहां पर मर्लिन भी पहुंच जाता है और कहता है कि स्वागत है हैरी आपका वापस से सीक्रेट सर्विस में। मीनवाइल टीवी पर एक ब्रॉडकास्ट आ रहा होता है जहां पर पॉपी फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से पॉपी ये बताती है कि हमने सभी के सभी ड्रग्स में जैसे कि कैनिबस, ओपीनियम, कोकेन, एस्टेसी और हेरोइन, इन सभी के अंदर खुद का एक केमिकल मिला दिया है जो कि एक डेडली वायरस से कम नहीं है। और साथ ही ये भी बताती है कि इस वायरस की फर्स्ट स्टेज के अंदर चेहरे पर ब्लू वेन्स दिखाई देने लगेगी। सेकंड स्टेज में वो इंसान पागलों जैसी हरकतें करेगा। स्टेज 3 में पूरा वायरस बॉडी में फैल जाएगा जिससे कि उसके काफी सारे बॉडी पार्ट्स पैरालाइज्ड हो जाएंगे और फोर्थ स्टेज तक आते आते उसकी पूरी तरीके से जान चली जाएगी। मगर डरने की कोई बात नहीं है, हमारी कंपनी ने उसके लिए एक एंटीडोट बनाया है जिसे लेते ही कुछ ही पलों में वो शख्स फिर से एकदम ठीक हो जाएगा। मगर इस एंटीडोट को लोगों में बांटने के लिए उसकी कुछ शर्तें हैं। जो ड्रग्स वो पैसा कमाने के लिए मार्केट में बेचती है उसे बिल्कुल लीगल करार दे दिया जाएगा। कोई भी पुलिस कार्यवाही उसके ऊपर नहीं होगी और कोई लीगल एक्शन उस पर नहीं लिया जाएगा। इससे हालांकि यूएस प्रेसिडेंट को भी फायदा होगा। हालांकि इस बात को सारी मीडिया भी कवर कर रही थी और हर जगह टीवी न्यूज सिनेरियो में सब वही दिखाई दे रही थी। लेकिन अब जैसा कि पॉपी ने ऑलरेडी काफी सारे ड्रग्स में ये केमिकल मिला दिया होता है तो हॉस्पिटल के बाहर तो मानो लाइन सी लग जाती है। कुछ लोग तो इसकी फर्स्ट स्टेज में होते हैं और कुछ लोग सेकंड स्टेज तक भी पहुंच चुके होते हैं, जहां पर पागलों जैसी हरकत करने वाले सेकंड स्टेज के लोग हर जगह अफरा तफरी मचा देते हैं। लेकिन इस बात पर यूएस प्रेसिडेंट का ये सोचना था कि हम पॉपी की हेल्प बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि उसने ये ड्रग्स नशेड़ियों के लिए बनाया है और यहाँ यूएस में ड्रग्स लीगल नहीं है। तो अब जिन लोगों ने भी इस ड्रग्स को लिया है ये सारे इलीगल रास्ते अपनाए हैं, तो क्यों ना उन सारे नशेबाजों को जान से मरने ही दिया जाए और उन्हें देखकर जो लोग ड्रग्स की लत लगाने वाले होंगे उन्हें भी नहीं लगेगी। यानी कि एक तीर से दो निशाने। शहर में नशाखोरी भी खत्म हो जाएगी और साथ ही हमें पॉपी की शर्तें मानने के लिए झुकना भी नहीं पड़ेगा। मगर किंग्समैन और उनकी टीम ऐसा नहीं सोचती थी। वो चाहते थे कि इस एंटीडोट से जितने भी लोग इन्फेक्टेड हुए हैं वो वापस से सही हो जाएं। मीनवाइल हम कैली को देख पाते हैं जिसने भी हीरोइन गांजे वांजे फूके थे एंड दैट इज द रीजन उसके भी चेहरे पर ब्लू वेन्स आ जाती हैं। जहां पर वो चार्ली से उस वायरस का एंटीडोट मांगती है तो उसे कहता है कि इटली में एक लैब है, वहीं पर तुम्हें वो एंटीडोट मिल पाएगा। हालांकि ये कन्वर्सेशन किंग्समैन के सभी लोगों ने सुन लिया था क्योंकि एग्जी ने जो ट्रांसमीटर उसके कंधे पर फिट किया था वो ये सारी बातें उन तक पहुंचा रहा था। जिसके बाद कैली के ट्रैकिंग सिस्टम को फॉलो करते हुए हैरी, एग्जी और विस्की इटली तक पहुंच जाते हैं, जहां पर ये तीनों ही पॉपी की गोल्डन सर्कल वाली
चार्ली लैब तक पहुंचते हैं जहाँ पर उस डेडली वायरस का एंटीडोट बनाया जा रहा होता है। एग्जी काफी चालाक था और इसी चक्कर में वो एंटीडोट की एक बोतल को अपने साथ लेकर जाने वाला होता है, लेकिन तभी चार्ली की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसे रोकता है। लेकिन उससे पहले रोप वे की मदद से विस्की, हैरी और एग्जी वहां से निकल जाते हैं। लेकिन पॉपी अपने दुश्मनों को इतनी आसानी से छोड़ने वाली कहां थी और जिस जगह पर ये तीनों ही बैठे थे उस जगह पर उसके लोग आकर हमला करना शुरू कर देते हैं। इसी लड़ाई के चक्कर में वो एक एंटीडोट की बोतल वहीं पर टूट जाती है। ये देखकर तो विस्की को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन से उन सभी लोगों को शूट करना स्टार्ट कर देता है, जो कि सच कहूं तो इस पूरी मूवी का एक वन ऑफ द बेस्ट सीन था। लेकिन यह हैरी को लग रहा था कि विस्की उन्हीं लोगों से मिला हुआ है, क्योंकि उस बोतल का टूटना भी विस्की के हाथों से ही हुआ था। प्लस ये जगह किसी को भी पता नहीं थी, बिल्कुल खुफिया थी ये जगह। लेकिन विस्की के यहाँ पर होने से पॉपी के लोगों को हमारी इस लोकेशन के बारे में पता चल गया, जिसके बाद तो हैरी बिना वक्त गवाए सीधा विस्की के सर में गोली उतार देता है। हालांकि एग्जी को ये देखकर काफी बुरा लगता है और वो हैरी से कहता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया? इस मिशन में आपको लाना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, आपको मुझे यहाँ पर लाना ही नहीं चाहिए था। ये तो हमारा साथ दे रहा था और आपने इसे ही जान से मार दिया। तभी एग्जी को याद आता है कि नैनोबॉट की टेक्नोलॉजी से विस्की को बचाया जा सकता है, इसलिए वो उसी जेल का यूज करता है। मीनवाइल चार्ली को ये पता लग चुका होता है कि इटली की लैब वाली बात उसने सिर्फ और सिर्फ कैली को ही बताई थी और यहाँ तक किंग्समैन को जो लोकेशन के बारे में पता चला है वो कैली के थ्रू ही पता चला होगा। इसलिए गुस्से में आकर चार्ली वहां पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन कर देता है, जिसमें कैली तो जान से मार ही जाती है और साथ ही उस एंटीडोट से भरा लैब भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इस पूरे लैब की डिस्ट्रॉय होने वाली बात इस वक्त तक जिंजर और मर्लिन को पता लग चुकी थी। वो इस बात को तो जानते थे कि सारा एंटीडोट एक ही जगह पर बनाया और लाया नहीं जा सकता, उसके सब्सटेंस कहीं ना कहीं और से भी इकट्ठा किए जाते होंगे। जिसके बाद और गहरी तहकीकात करने पर इन्हें पता चलता है कि सिंगापुर और कंबोडिया में हू टैंग वू नाम का एक शख्स है जो कि पॉपी के लिए काम करता है और इसी एंटीडोट बनाने वाले मिशन पर काम कर रहा था। जिसके बाद तो हैरी, एग्जी और मर्लिन ये तीनों ही कंबोडिया के लिए निकल पड़ते हैं। मीनवाइल उस नैनोबॉट टेक्नोलॉजी की मदद से विस्की भी अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका था और जिंजर के थ्रू से पता चलता है कि किंग्समैन के बाकी सारे लोग कंबोडिया के लिए निकले पॉपी का सामना करने के लिए। मगर पॉपी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं होगी, तो उसे उन सब की मदद करने के लिए वहां पर जाना ही चाहिए। यहाँ हम तीनों को ही एक प्लेन में देख पाते हैं जो कि उस आइलैंड के काफी करीब थे जहाँ पर पॉपी की एंटीडोट बनाने वाली एक और लैब थी। लेकिन जाने से पहले उन्हें कुछ एडवांस इक्विपमेंट की जरूरत थी, तो मर्लिन वो सारे एडवांस इक्विपमेंट उन सभी को दिखाता है जिनके अंदर काफी न्यू टेक्नोलॉजी के गैजेट्स और एडवांस टेक्नोलॉजी शामिल थी। जिसके बाद ये तीनों ही उस सीक्रेट लैब तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर पहुंचना उनकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक होने वाली थी, क्योंकि जिस जगह पर वो खड़े थे वहां पर लैंड माइन्स बिछी हुई थी, जहां पर चालाक मर्लिन अपने न्यू गैजेट की मदद से उस प्लेस को फ्रीज कर देता है ताकि एग्जी अपना पैर वहां से हटा पाए और फटाफट से उसका पैर हटाकर खुद का पैर उस पर रख देता है, क्योंकि अगर लैंड माइन फटता तो उसके लोगों को इन तीनों की लोकेशन के बारे में पता चल जाता और जिस मिशन के लिए वो आए थे वो पूरी तरीके से फेल हो जाता। और उन दोनों से कहता है कि मेरी जान की परवाह मत करो, याद है एग्जी तुम्हारे पिता ने भी एक मिशन के दौरान ऐसा ही किया था, अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए खुद की जान कुर्बान कर दी थी, तो मैं समझूंगा कि आज वो दिन मेरे लिए है। अब जाओ यहाँ से और बता दो उन सबको कि तुम लोग भी किसी से कम नहीं हो। हालांकि बाहर वहां पर काफी सारे गार्ड्स खड़े थे और उनका ध्यान बटाने के लिए मर्लिन यहाँ पर चिल्ला पड़ता है और मर्लिन को पकड़ने के लिए जैसे गार्ड उस तक पहुंचते हैं तो मर्लिन अपना पैर उस लैंड माइन से हटा देता है और वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, जिससे गार्ड्स तो मारे ही जाते हैं लेकिन साथ में मर्लिन भी मारा जाता है। पहले देखकर एग्जी और साथ ही हैरी को काफी बुरा लगता है कि उन्होंने आज अपना एक काबिल साथी खो दिया। लेकिन अब उस ब्लास्ट से पॉपी की पूरी टीम अलर्ट हो चुकी थी कि हमारे इस अड्डे पर कोई ना कोई तो पहुंच चुका है। जिसके बाद तो इनके ऊपर धमाधम गोलियों की बरसात होना शुरू हो जाती है। लेकिन इनके एडवांस इक्विपमेंट्स जैसे कि वो छाता जो कि गोलियों को डॉच कर दिया करता था, उसकी मदद से ये दोनों ही आगे बढ़ते जाते हैं। जहाँ एक तरफ तो कोई भी गोली उनका बाल तक बांका नहीं कर पा रही थी, उसी वक्त एग्जी के सूटकेस से एक बहुत ही बड़ा रॉकेट लॉन्चर चलता है, जिससे कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और काफी सारे लोग मारे जाते हैं। और सच कहूं तो ये फाइट सीक्वेंस मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, जिसके अंदर बेहतरीन सीजीआई, वीएफएक्स और ग्राफिक्स का यूज किया गया था। पहले से देखकर तो कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि काश मैं भी कोई एजेंट होता, बट मुझे फाइटिंग नहीं आती है। तो जिसे भी फाइटिंग करना काफी अच्छे तरीके से आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि कौन कौन फाइटिंग में माहिर है। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, इतने सारे लोगों को धो डालने के बाद में अब वहां पर सिर्फ दो लोग बचे थे, जो की थी पॉपी और साथ ही चार्ली। जहाँ एक तरफ तो एग्जी चार्ली को अपना निशाना बनाता है, वहीं पर हैरी जाकर पॉपी से मुलाकात करता है। लेकिन यहाँ पर उसके दोनों रोबोटिक्स डॉग उसका सामना करने के लिए तैयार थे, मगर हैरी अकेला था और अपनी जान की परवाह करते हुए वो वहां से भागना ही सही समझता है। हालांकि वो डॉग्स भी उसका पीछा करते हैं। मीनवाइल हम चार्ली को देख पाते हैं जो कि इस वक्त एग्जी पर भारी पड़ रहा होता है और उसका साइबरनेटिक काम तो मानो तबाही मचा रहा था। लेकिन एग्जी भी काफी चालाक था और वो अपनी वॉच की मदद से उसका वो आर्म हैक कर लेता है, जिससे कि अब वो आर्म जो कि एग्जी पर हमला कर रहा होता है वो अब खुद ही चार्ली पर हमला करने लग जाता है। लेकिन चार्ली भी कभी एक एजेंट बनने वाला था और उसके पास में भी तेज दिमाग की कमी नहीं थी, इसलिए वो उस आर्म को ही डिसलोकेट कर देता है और अपने दूसरे हाथ से एग्जी से लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर एग्जी को एडवांटेज था और वो उसे धूल चटा देता है, जिसके बाद तो वो उसे खत्म करके अपने बाकी सभी साथियों की मौत का बदला लेता है। वहीं दूसरी ओर उस रोबो डॉग ने इस वक्त भी हैरी का पीछा नहीं छोड़ा था। इस वक्त हैरी उस लैब में पहुंच चुका था जहां पर गोल्डन सर्कल की 24 कैरेट की परत उन सभी लोगों के सीने पर लगाई जाती थी जो कि पॉपी के लिए काम किया करते थे। तभी हैरी का दिमाग चलता है और वो पिघला सोना उस रोबो डॉग के ऊपर डाल देता है, जिसकी वजह से
उसका पूरा मैकेनिज्म खराब हो जाता है और वो डॉग वहीं पर धराशायी हो जाता है। जिसके बाद तो हैरी और साथ ही एक्सी पॉपी से मिलते हैं, जहाँ पर पॉपी ये बताती है कि उसके ड्रोन्स अब पूरे शहर के अंदर उसका एक डेडली वायरस फैला देंगे और फिर तो सब लोगों को मरने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तभी मर्लिन उसी का ही एक टॉक्सिक डेडली वायरस लेकर उसकी गर्दन में डाल देता है और कहता है कि अब तो तुम्हारे पास भी सिर्फ 8 मिनट ही बचे हैं। हालांकि यहाँ पर खुद की जान बचाने के लिए पॉपी वो सीक्रेट पासवर्ड हैरी को बता देती है जिससे कि उन ड्रोन्स को रोका जा सकता था। लेकिन इतना पूरा प्रोसेस करने में उसके 8 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं और पॉपी वहीं पर जान से मारी जाती है। वेल यहाँ पर हैरी पूरी दुनिया को तो बचा लेता है और जब हैरी उसका फाइनल बटन प्रेस करने वाला होता है जिससे कि सारे ड्रोन्स वहीं पर रुक जाए, लेकिन उससे पहले वहां पर विस्की पहुंच जाता है और अपने चाबुक से उसके हाथ रोक लेता है। जहां पर हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि विस्की का प्लान तो कुछ और ही है। वो तो ये चाहता था कि पूरे शहर से नशे करने वाले लोग पूरी तरीके से खत्म हो जाए, क्योंकि उसकी वाइफ की जान 2 नशेड़ियों की वजह से ही गई थी। और साथ ही दूसरा फायदा ये था कि अगर ड्रग्स की वजह से नशा करने वाले लोग मरते हैं तो नशा करने का सेकंड ऑप्शन रहेगा विस्की, जो कि स्टेटमेंट बनाया करती है, तो उसके शेयर्स के प्राइस बढ़ जाएंगे। यानी कि एक तीर से 2 निशाने, पहला तो प्रॉफिट कमाकर मालामाल हो जाना और दूसरा उन ड्रग्स के नशेड़ी लोगों को खत्म कर देना जिसकी वजह से उसकी बीवी की जान गई थी। लेकिन अभी हैरी उससे बचने की कोशिश करता है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि विस्की के हाथ में जो चाबुक था उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लोट कर रही थी और अब तो उसका मुकाबला करने के लिए एक्सी भी आ जाता है और यहाँ पर इन तीनों के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है। हालांकि चालाक विस्की अपने उस चाबुक से और साथ ही एडवांस गैजेट से उन दोनों को ही हराने की कोशिश करता है, मगर एक से भले 2 होते हैं, यानी कि उन दोनों की पावर ज्यादा थी और वो विस्की को धूल चटाने लगते हैं। जहाँ पर इस फाइटिंग के एंड में एक्सी उठाकर विस्की को उसी चॉपिंग मशीन में डाल देता है जिससे कि लोगों की चटनी बन जाती है। और फाइनली अब विस्की को खत्म कर लेने के बाद में ये दोनों ही पॉपी के लैपटॉप में उस कोड को डालकर सभी ड्रोन्स को रोक देते हैं ताकि वो ड्रग्स और वो वायरस पूरे शहर में ना फैले। लेकिन इतना ही करना काफी नहीं था, कुछ लोग जो इस वक्त भी इस ड्रग के शिकार थे, तो यहाँ पर ये दोनों ही मिलकर उन ड्रोन्स के अंदर डेडली वायरस को हटाकर एंटीडोट लगा देते हैं और पूरे शहर के अंदर उसे फैला देते हैं, जिससे कि जो भी उस वायरस का शिकार हुआ था अब वो ठीक होने लगता है। जिसके बाद में हम देख पाते हैं कि जिंजर भी अब विस्की की जगह ले चुकी होती है और बीइंग एन एजेंट बन चुकी होती है। साथ ही यहाँ पर स्टेटमेंट बताते हैं कि उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो स्टेटमेंट के साथ साथ किंग्समैन नाम की विस्की भी मार्केट में उतारेंगे। जहाँ इस मूवी के एंड में देख पाते हैं कि इस वक्त एक्सी और प्रिंसेस की शादी हो चुकी होती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद में मैं इसका 3rd पार्ट जल्द ही आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं